A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेशन के बारे में कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए रिकॉम्बिनेशन का क्या रोल होता है, वो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डीएनए रिकॉम्बिनेशन? सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन है वो क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो सब कुछ हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, वो सब कुछ हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका रिकॉम्बिनेशन के बारे में और वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो हम देखेंगे। अब सबसे पहला है हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वही हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, तो रिकॉम्बिनेशन दो सबसे मिलकर बना है। सबसे पहला हमारा दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होता है उसके जो सीक्वेंस होते हैं उसको दोबारा से कंबाइंड करते हैं, उसको रिकॉम्बिनेंट करते हैं। किसको? डीएनए के सीक्वेंस को। रिकॉम्बिनेशन इज अ मिक्सचर एंड असेंबली ऑफ न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कि जो रिकॉम्बिनेशन है हमारा वो क्या है, उसमें एक ऐसा मिक्सचर है और एक असेंबली है जिसमें जो न्यू जेनेटिक के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मतलब ये है हमारा ओल्ड वन डीएनए। अब इससे ये है हमारे दो डीएनए सीक्वेंस। ये हमारा डिफरेंट है, ये हमारा डिफरेंट है, ये हमारा सेम हो सकता है, ये हमारे होमोलॉगस भी हो सकते हैं, ये हमारे हेटेरोलॉगस भी होते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो, उस कॉम्बिनेशन से जब हमें एक नया कॉम्बिनेशन मिले तो वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन अकर्स थ्रू अ मॉलिक्यूलर प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, ये जो दो डीएनए थे हमारे, इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म की जा सकती है? वो या तो क्रॉसिंग ओवर या तो दोनों डीएनए के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा या फिर फिजिकली एक्सचेंज होगा डीएनए का। नेक्स्ट है द रिकॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिजम्स इज दैट होल्ड द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे ये हमारी पेरेंटल सेल है, ये है हमारी ऑफस्प्रिंग सेल। तो जो पेरेंटल सेल का जो डीएनए होगा उसके कॉम्बिनेशंस और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन, उन दोनों में ही डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हमारे पेरेंटल सीक्वेंस है उसमें मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में कॉम्बिनेशंस हुआ है। मतलब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है या फिर फिजिकली एक्सचेंज हुआ है। उस वजह से जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा न्यू होगा। रिकॉम्बिनेशन के बाद हमेशा ही हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, किसके? डीएनए के सीक्वेंस के। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशंस कि रिकॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है। सबसे पहला है हमारा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन क्या? एज अ नेम इम्प्लाई दिस types occurs between a DNA molecules of similar sequences. Our cells carry out the general recombination during the meiosis. होमोलॉगस का जो नेम है वही हमें डिफाइन कर रहा है कि इसमें होमोलॉगस जब बेस पेयरिंग होगी या होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो सिमिलर डीएनए के सीक्वेंस के बीच में होगा। मतलब जितने भी सीक्वेंस होंगे, मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे सिमिलर्स होंगे। किसमें? उसके सीक्वेंस में एकदम सिमिलर। जब दो हमारे डीएनए होते हैं जिनके सीक्वेंस एकदम सिमिलर होते हैं, जो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं होमोलॉगस डीएनए। और जब इन होमोलॉगस डीएनए में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये हमारा कहलाता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशंस। यहाँ पे देखिए, और ये जो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो मोस्टली हमारी मियोसिस में होती है। और मियोसिस किस में होती है? हमारी जर्म सेल्स में। देखिए यहाँ पे ये है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम और ये है हमारा क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट।
देखिए इसमें कैसे क्या हो रहा है, जो हमारे नॉन होम क्रॉसिंग ओवर है उसमें आवर सेल्स, हाँ देखिए यहाँ पे हमारा एक, ये है हमारा 2 क्रोमोसोम्स, मतलब ये है हमारे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं और 2 का पेयर है। एक पेयर हमारा ये है, एक पेयर हमारा ये, एक पेयर हमारा रेड है, दूसरा हमारा ब्लू है। वहीं जब इन यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, जो कैपिटल ए स्मॉल ए ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कराया, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया। देखिए यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉसिंग ओवर कराया। तो जब क्रॉसिंग ओवर हमारा हुआ तो हमें ये 2 न्यू सीक्वेंस मिले। ये तो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, वो तो हमारे सेम लिए, लेकिन हमें 2 सीक्वेंस ऐसे मिले जो न्यू थे, जो क्या थे, रिकॉम्बिनेंट थे। क्या क्या वो सीक्वेंस कौन कौन से हमारे, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये है हमारा ये है हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन क्या है, अगेन द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। This type occurs between a DNA molecules that are not necessarily similar. Often they will be the degree of similarities between the sequence, but it is not obvious as it would be a homologous recombination. नॉन होमोलॉगस से हमें नेम से ही ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस हैं, जो डीएनए के सीक्वेंस हैं, उनके बीच में सिमिलरिटीज नहीं है। जब कोई ऐसा डीएनए है जिसके बीच में कोई सिमिलरिटीज ना हो और 2 डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस हो, जब उनके बीच में हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारा कहलाता है नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। देखिए एक हमारा सीक्वेंस है ग्रीन और दूसरा है हमारा रेड, फिर इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया, रिकॉम्बिनेशन कराया। रिकॉम्बिनेशन से क्या हुआ, ये हमारा हाफ पार्ट हमारा इसका, हाफ पार्ट हमारा रेड वाले जीन का आया, हाफ पार्ट हमारा ग्रीन का आया। देखिए सेम प्रोसेस में ये हमने एड ऑन ज्वाइनिंग कराई है, और उसके बाद हमें जो न्यू सीक्वेंस मिले ये हमारे हैं नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, और ये जो हमारे पेरेंटल सेल्स है उससे दोनों डिफरेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम है, हमने क्या कराया है, माइक्रो होमोलॉगस मेडिएटेड एड लॉग में हमने क्या किया है, एंड ज्वाइनिंग में हमने क्या किया है, ये हमारे सीक्वेंस है डीएनए के जो दोनों डिफरेंट हैं, इसे हमने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट कराया। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट कराने के बाद हमें ये स्टिकी एंड्स मिले। स्टिकी एंड मिलने के बाद फिर हमने इस टाइप से इसमें रिकॉम्बिनेशन करा दिया। ये क्या है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो डिफरेंट जीन के डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस के बीच में हो रहा है, इसीलिए ये हमारा कहलाएगा नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कि साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। दिस इज द ऑब्जर्व बिटवीन अ पार्टिकुलर वेरी शॉर्ट सीक्वेंस यूजुअली कंटेनिंग द सिमिलरिटीज। ये जो साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये रिकॉम्बिनेशन मोस्टली किसके बीच में होता है, मोस्टली हमेशा उन सीक्वेंस के बीच में होता है जो सिमिलरिटीज रखते हैं, और मोस्टली ये सीक्वेंस शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। देखिए जैसे ये है, जैसे हमारा यहाँ पे ये हमारा एक डीएनए सीक्वेंस है, एक डीएनए सीक्वेंस ये है, हमने इन दोनों को रिकॉम्बिनेट कराया तो हमें ये मिला। तो ये जो हमारा फर्स्ट में हमारा एक हमारा ये प्लाज्मिड सीक्वेंस, या फिर ये हमारा सर्कुलर डीएनए, ये हमारा लीनियर डीएनए है। और जब हम इन दोनों की ये जो सीक्वेंस है, ये दोनों सीक्वेंस, इन दोनों सीक्वेंस को जब हम आपस में स्पेसिफिकली रिज्वाइन करा दें हमारा, तो ये हमारा कहलाएगा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि हमने स्पेसिफिक साइट पे जाके इसे रिकॉम्बिनेट किया है। वहीं अगर एक इस टाइप का जो सीक्वेंस है, सर्कुलर डीएनए है, इसमें 2 सीक्वेंस है, उनको हम आपस में रिजॉल्व कर दें तो ये भी हमारा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होगा। वहीं अगर हम क्या करें, जो हमारा सीक्वेंस है उसे इन्वर्स कर दें, जब हम इन्वर्स कर देंगे तो ये भी हमारा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन ही होगा। मतलब इसमें क्या है, हमने 2 शॉर्ट सीक्वेंस को डिफरेंट तरीके से रिकॉम्बिनेट किया, तो ये है हमारा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंडल्स लॉ। जब मेंडल्स ने क्या किया था, based on a Mendel's law, each generation of sexual reproduction organisms is a new combination of parental genomes. This mixing of genes generates the genetic variety, increasing the opportunity for the more robust and well adapted
ऑफ स्प्रिंग्स। जब मेंडल्स को हम बेसिकली कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स जब अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो वहां उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ये बात कंक्लूड की थी कि जब दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, तब जो पेरेंटल सेल्स होगी और जो ऑफस्प्रिंग सेल्स होगी, उन दोनों के बीच में जो जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंटल सेल्स में जो पेरेंटल सेल्स होगी उसके कंपैरिजन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग सेल्स होंगी उसमें डीएनए के न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और उन्हीं न्यू कॉम्बिनेशन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होगी उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटीज आएगी। उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी आने की वजह से उनकी जो एनवायरनमेंट है उनमें उसको अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होगी या फिर जो अपॉर्चुनिटी होगी वो इनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्शन। The beneficial effect of natural recombination is observed in heterosis or hybrid, observed in a genetically mixed or hybrid individual compared with the purebred organism। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में नेचुरली रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नेचुरल रिकॉम्बिनेशन होने के बाद उनकी हाइब्रिड सेल्स बनती हैं। तो जो हाइब्रिड सेल्स होती हैं वो मोस्टली जेनेटिकली बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होती हैं एज कम्पेयर टू प्योर सेल्स। उनके दोनों के जो बीच में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, और इन्हीं दोनों जो डीएनए के ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंटल सेल्स में जीन के न्यू कॉम्बिनेशन बनने की वजह से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप होती है। अब मेंडल्स के लॉ को हम कैसे ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया है उसके लिए जो मेंडल्स थे उन्होंने 3 लॉज दिए थे। हमारा पहला लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे अपने पेरेंटल सेल से डिफरेंट क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जीन्स के। देखिए, ये उन्होंने 2 सेल्स लिए, 2 प्लांट्स लिए। एक प्लांट था हमारा राउंड और ग्रे कलर का था, दूसरा हमारा रिंकल्ड और व्हाइट कलर का था। इन दोनों ही सेल्स को उन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन कराया, मतलब उन दोनों के बीच में उन्होंने कराया फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन उन्होंने कराया, देखिए जो राउंड सेल्स थे उनका जो कॉम्बिनेशन था ये था हमारा राउंड और ग्रे के लिए। वहीं जब स्मॉल आर, ये जो है स्मॉल आर स्मॉल जी, ये था हमारा रिंकल्ड और व्हाइट के लिए। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमें ये सीक्वेंस मिले RG, कैपिटल R स्मॉल जी, कैपिटल R कैपिटल G स्मॉल जी। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमें ये सीक्वेंस मिले, कैपिटल R कैपिटल G कैपिटल स्मॉल जी। लेकिन जो पेरेंटल के सीक्वेंस थे वो थे हमारे कैपिटल R कैपिटल G स्मॉल जी। लेकिन जब भी फर्स्ट जनरेशन आई तो हमारे जेनेटिक के न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए, दोनों के जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब फिर क्या कराया, फिर इन्होंने जो सेकंड जनरेशन, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस कराने के लिए मतलब कैपिटल R स्मॉल आर कैपिटल G स्मॉल जी, कैपिटल R स्मॉल आर कैपिटल G स्मॉल जी, इन दोनों के ही बीच में उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद देखिए, कैपिटल R कैपिटल G कैपिटल R स्मॉल जी कैपिटल स्मॉल R कैपिटल G कैपिटल स्मॉल R स्मॉल जी। वही सेम सीक्वेंस हमारे यहाँ इधर लिखे हमने, वही सेम सीक्वेंस हमने रिपीटेड इस साइड लिखी अपने चेक बोर्ड में। फिर जब हमारा फर्स्ट जैसे कैपिटल R कैपिटल G से हमने जब आपस में इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमें ये न्यू सीक्वेंस, ये हमें क्या मिला, ये हमें जीनोटाइप मिला। वही सेम हमने जब इन दोनों के बीच में कराया तब हमें जो जीनोटाइप मिला वो हमें मिला कैपिटल R स्मॉल जी कैपिटल G।
वहीं जब हमने फिर से रिकॉम्बिनेशन कराया तो हमें कॉम्बिनेशंस मिले कैपिटल आर, कैपिटल जी, कैपिटल जी। फिर से हमने कैपिटल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी में रिकॉम्बिनेशन कराया तो हमें सीक्वेंस मिले कैपिटल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी। फिर अगेन हमने कैपिटल जी, कैपिटल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी में रिकॉम्बिनेशन कराया तो हमें सीक्वेंस मिले कैपिटल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी। फिर अगेन हमने रिकॉम्बिनेशन कराया कैपिटल आर स्मॉल जी में तो हमें कॉम्बिनेशन मिला कैपिटल आर, स्मॉल जी। फिर अगेन हमने रिकॉम्बिनेशन कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल जी में, तब हमें न्यू फिर से सीक्वेंस मिले। फिर अगेन हमने रिकॉम्बिनेशन कराया, तो ऐसे हमने पूरे में फिर अगेन एंड अगेन जितने भी हमारे चेक वो हमने अपना लास्ट टेबल तक, मतलब स्मॉल जी, कैपिटल स्मॉल जी, स्मॉल आर, यहाँ तक हमने अपना आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब हमें जो अब जीनोटाइप मिला सीक्वेंस का, वो जीनोटाइप था हमारा 1:1:2:2:4, 4:2:2:1:1। जो हमारे पेरेंटल सेल्स थे उनका जो कॉम्बिनेशन था वो हमारा ये था। लेकिन जब हमारी फर्स्ट जनरेशन थी तब उसमें जो जीनोटाइप था ऑफ स्प्रिंग्स का वो हमारा ये था। लेकिन वही हमने सब सेल्फ क्रॉस कराया तो हमें एकदम न्यू रिकॉम्बिनेशन जीएनएस के मिले। देखिए ये हमें इसमें कितने सीक्वेंस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 क्या मिले, 9 डिफरेंट रिकॉम्बिनेशंस डीएनए के सीक्वेंस में मिले हैं। मतलब पहले जो हमारा सीक्वेंस थे उसमें सिर्फ 2 सीक्वेंस थे, मतलब सिर्फ 2 जीनोटाइप, मतलब जो हमारा पेरेंटल सेल्स था उसमें जो सीक्वेंस थे वो सिर्फ 2 टाइप के थे। मतलब उसमें सीक्वेंस क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल आर, स्मॉल जी, स्मॉल आर। लेकिन जब हमने इसे फर्स्ट जनरेशन में कराया तब उसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उसमें न्यू रिकॉम्बिनेंट बने, मतलब न्यू सीक्वेंस बने। फिर अगेन हमने इसे फिर से रिप्रोड्यूस कराया तो हमें 9 डिफरेंट टाइप्स के जीन मिले, जीन के कॉम्बिनेशंस मिले। तो इससे ये बात जेनेटिकली प्रूव्ड होती है कि जो भी पेरेंटल सेल्स होती हैं उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनमें उनके दोनों के ही जीनोटाइप लेवल में डिफरेंस होता है। और इसी जीनोटाइप लेवल की डिफरेंस होने की वजह से इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें न्यू डाइवर्सिटी, इन्हीं दोनों रिकॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिकली डाइवर्सिटी डेवलप होती है। तो ये था हमारा मेंडल्स का लॉ, ये है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इसके बाद अगर हम इन सेल्स का फिनोटाइप में देखें तो हमें ये 4 फिनोटाइप्स मिलेंगे। पहला हमारा फिनोटाइप होगा राउंड और ग्रे, दूसरा हमारा होगा राउंड एंड व्हाइट, दूसरा हमारा होगा रिंकल्ड एंड ग्रे, एंड लास्ट हमारा होगा रिंकल्ड एंड व्हाइट। ये 4 हमें फिनोटाइप मिलेगा, जबकि हमें 9 इसका जीनोटाइप मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो रिकॉम्बिनेशंस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मिक्स जीन इन अ 3 वे, मतलब जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो जीन्स होते हैं, जीन्स 3 तरीके से आपस में रिकॉम्बिनेट करते हैं। फर्स्ट हमारा है एट अ बिगिनिंग ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जा रही होती है तब क्या होता है, डुप्लीकेट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स line up and recombine via crossing over or breakage and reunion of the 4 DNA duplex. Finally, the gametes will merge with the gametes from a other parent carrying it on set of recombinant chromosomes. The resulting offspring will contain a new set of recombination of gene of a parents. देखिए जो हमारा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनता है हमारा मियोसिस में। जब भी जर्म सेल्स में मियोसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो वहां पे क्या होता है, जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हमारे बने होते हैं वो डुप्लीकेट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब उनके जो सीक्वेंस होते हैं उनके सीक्वेंस में सिमिलरिटीज होती है। तो क्या है, उनमें
क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद उनमें ब्रेकेज होती है, ब्रेकेज होने के बाद फिर नॉन रीयूनियन होने के बाद मतलब फिर से वो जो डीएनए के ब्रेकेज होने के बाद वो फिर से आपस में कंबाइंड होते हैं और डीएनए के डुप्लेक्स बना लेते हैं। और जो गैमीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट सेल से न्यू सेट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है, देखिए ये है हमारे दो क्रोमोसोम्स, ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये हैं हमारे डुप्लीकेट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये हैं हमारे हमने फिर क्या किया, ये हमारे थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर से हमने इन्हें वाइवलेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। जब ये वाइवलेंट के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब ये एक्स सेफ में कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। ये जो है ये क्रॉसिंग ओवर होगा सिस्टर क्रोमेटिन और नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच में। ये है हमारे इस साइड में मतलब इसकी एक आर्म जो उसकी लॉन्ग आर्म है उनके बीच में होगा रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे ये हुआ हमारा क्रॉसिंग ओवर और इस क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर ब्रेकेज होगी इन सबके बीच में और उसके बाद हमें ये न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मतलब इसका जो हमारा ब्राउन वाला पार्ट है उसका कुछ पार्ट स्काई ब्लू में ट्रांसफर हो गया और जो स्काई ब्लू का कुछ पार्ट है वो हमारा ग्रे में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, इनमें आपस में जीन का क्रॉसिंग हो गई, मतलब इसका जीन इसमें ट्रांसफर हो गया, इसका जीन इसमें ट्रांसफर हो गया और इन जीन्स के ट्रांसफर होने की वजह से हमें ये 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। और ये 4 हमें हमारा देखिए जो हमारे फर्स्ट है वो एकदम सिंगल है, फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट है, फिर हमारा थर्ड वन भी रिकॉम्बिनेंट है और जो हमारा लास्ट फोर्थ है वो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इस तरीके से जो हमें रिकॉम्बिनेशन की जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो परफॉर्म हो जाती है। और जो पेरेंटल सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं उससे जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग्स में मिलता है वो एकदम डिफरेंट होता है और हमें न्यू मिलते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप जिसमें हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस जेनेटिकली न्यूली रिकॉम्बिनेशन डुप्लेक्स विद जीन फ्रॉम ईच ऑफ द होमोलॉगस, then these recombination duplex are randomly assorted into a gamete so that each gamete consists of one pair of each recombinant DNA। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा या फिर इसमें जो असोर्टमेंट इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो रैंडमली होगा। लास्ट में जब हम इसमें मतलब कोई भी जीन का कोई भी पार्ट रैंडमली जाके आपस में एक्सचेंज कर लेगा और इसमें रैंडमली एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, ये हमें न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मिले। मतलब कुछ पार्ट हमारा स्काई ब्लू वाले का ग्रे में कन्वर्ट हो गया और कुछ ग्रे का स्काई ब्लू में करा। लेकिन क्या होगा, इसमें जो हमारी चारों आर्म्स हैं वो चारों आर्म्स में कुछ ना कुछ पार्ट डिवाइड होगा। मतलब देखिए यहाँ पे ये वाली आर्म्स में भी कुछ पार्ट गया है, इस वाली आर्म्स में भी कुछ पार्ट गया है, इस वाली आर्म्स में भी कुछ पार्ट गया है, इस वाली आर्म में, मतलब जब चारों ही आर्म्स में कुछ ना कुछ पार्ट एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ है और इन चारों ही पार्ट में एक दूसरे से एक्सचेंज होने की वजह से हमें 4 न्यू रिकॉम्बिनेंट बने मिलेंगे किसके, डीएनए के। तो देखिए एक हमें ये मिला, सेकंड हमें ये मिला, थर्ड हमें ये मिला और फोर्थ वन हमें ये मिला। तो देखिए ये थे हमारे पेरेंटल सेल्स, ये थे हमारे ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में दोनों में डिफरेंस है और दोनों में हमें ही न्यू रिकॉम्बिनेंट मिले हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके जो रिकॉम्बिनेशन है वो जो पेरेंटल सेल्स है वो एकदम डिफरेंट है। तो ये हमारा होता है सेकेंड टाइप का। इसमें क्या है, इसमें ये है हमारा सेकेंड टाइप का कि इसमें सेकेंड टाइप में क्या है, रैंडमली ही जेनेटिक्स के बीच इसमें रैंडमली ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, किसमें, डीएनए क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट लास्ट है हमारा थर्ड है हमारा फाइनली द गैमीट्स विल मर्ज विद द गैमीट्स फ्रॉम आउटर अदर पेरेंट्स कैरी ऑन द सेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, दिस रिजल्ट विल बी अ न्यू सेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जी फॉर पेरेंट्स। देखिए अब तक क्या था, अभी जो इस थर्ड टाइप है तो थर्ड टाइप में क्या होता है,
जो भी पेरेंट के सीक्वेंस होते हैं उनमें दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स के हम सीक्वेंस लेते हैं। जो गैमीट्स होते हैं वो दो दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स के होते हैं, और दो डिफरेंट पेरेंट्स के जो गैमीट्स होते हैं हम उन्हें आपस में मर्ज कराते हैं, और जब उनको मर्ज कराते हैं तो हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उनमें जो सेट ऑफ सीक्वेंस होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। देखिए वो कैसे है, देखिए ये है हमारा सिंगल क्रोमोसोम्स, ये है हमारा एक पेरेंटल के क्रोमोसोम्स, फिर ये है हमारे सेकंड पेरेंट के क्रोमोसोम्स, फिर ये दोनों क्रोमोसोम्स में क्या बना, जाइगोट बना। ये गैमीट्स के क्रोमोसोम से, फिर इनमें जाइगोट्स बना, जाइगोट के होने के बाद इनमें आपस में डिप्लेक्स क्रोमोसोम्स में हुआ क्रॉसिंग ओवर, और इसमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हुआ, हमें डीएनए क्रोमोसोम्स के न्यू सीक्वेंस मिले। देखिए ये हमारे न्यू रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंस है, किसके, गैमीट्स के या क्रोमोसोम्स के। और जबकि जो गैमीट्स थे हमारे वो दोनों डिफरेंट थे, और जो इस ऑफस्प्रिंग्स है हमारे उनमें डिफरेंट है। तो देखिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में 3 टाइप के क्रॉसिंग ओवर पढ़े। सबसे पहला था हमारा क्रॉसिंग ओवर, तो ये हमारा होता है थर्ड टाइप का रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, दो डिफरेंट टाइप, तो ये है हमारा थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेशंस। हमने अभी ये जाना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 टाइप्स के क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन होता है, 3 तरीके से। पहला हमारा होता है क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर्स होता है। फिर दूसरा हमारा होता है रैंडमली रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रैंडमली रिकॉम्बिनेशन में दो क्रोमोसोम्स हैं हमारे, 2 क्रोमोसोम्स में रैंडमली ही क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जीन होंगे वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर होने की वजह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमें पेरेंटल सेल से डिफरेंट बनेगा और न्यू बनेगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है वो है हमारा थर्ड टाइप है उसमें 2 डिफरेंट पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स को लेके फिर उनमें रिकॉम्बिनेशन कराते हैं, फिर उससे हमें नए रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए का रिकॉम्बिनेशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, तो वो हम क्या समझते हैं, कैसे होता है वो हम समझते हैं। Movement and manipulation of gene in a laboratory begin with the observation of natural recombinant in asexual reproduction. Asexual reproducing bacteria. Genetic information asexual reproducing organisms can be recombinant 3 way. मतलब हमने क्या किया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे उसमें कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो हमने अपने लैब स्केल में परफॉर्म करने की या जानने की कोशिश की। तो हमने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा था तो उसमें 3 तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो रहे थे। उसमें हमारा पहला था कंजुगेशन, दूसरा था हमारा ट्रांजैक्शन और तीसरा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स थे उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा था, या फिर जेनेटिक्स के जीन्स के रिकॉम्बिनेशंस बन रहे थे। मतलब कि ये 3 तरीके से जीन्स के रिकॉम्बिनेशन बन रहे थे, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। अब ये कैसे होता है वो हम डिस्कस। सबसे पहला है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए का, हम वो देखते हैं। इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला हमारा ट्रांसफर, दूसरा हमारा मेशन। मतलब कि एक सेल्स को दूसरी सेल्स में ट्रांसफॉर्म करना, वो हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक सीक्वेंस को दूसरी सेल्स में ट्रांसफर करना या फिर एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन में जो चेंज करने की प्रोसेस होती है वो हमारी कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन इज अ इनकॉर्पोरेटेड ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम अ एक्स्ट्रासेलुलर environment. It is one of the 3 possible mechanism of horizontal gene transfer.
cells that can combine be used to record transformation are called the competent cells. अब देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, उससे जो नेकेड डीएनए होता है वो हमारा क्रोमोसोम्स या बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा जब जैसे ये हमारा एक डीएनए है, ये जो फ्री एनवायरनमेंट में फ्रीली प्रेजेंट है, मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स या सेल्स के अंदर नहीं है, ये फ्रीली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो जब ये किसी सेल्स के अंदर ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा जो सेल्स हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए, वो जो सेल्स होगी वो हमारी कहलाएगी कॉम्पिटेंट सेल्स। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बेसिकली हमारा 3 टाइप से होता है। पहला हमारा होता है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियली ट्रांसफर, और तीसरा हमारा होता है केमिकल कॉम्पिटेंट सेल। तो अब हम देखते हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, वो हमारे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल कैसे हैं कि वहां पे कोई भी रिसेप्टर, कोई भी मीडियम नहीं होता है, बस एक इन्वायरमेंट होता है और हमारी सेल्स होती हैं। उन दोनों के बीच में जो जीन्स, जो डीएनए है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपस में एक दूसरे की है, और डीएनए जाके आपस में रिकॉम्बिनेंट करते हैं और आगे अपनी कॉपीज बनाते हैं। तो देखिए, जो हम अब देखिए नेचुरल रिकॉम्बिनेशन का हमने कैसे प्रोसेस परफॉर्म की जाती है वो देखते हैं। ये हमारा एक फ्रीली डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कोड करता है लेग प्लस जीन को। फिर ये है हमारी सेल्स जिसमें ये है रिसेप्टर। अब जो क्रोमोसोम्स होंगे या फिर जो डीएनए है वो हमारे रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। डीएनए क्या करेगा, हमारी जो सेल के रिसेप्टर हैं उस पे जाके बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, द एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। जो एंडोजीनियस एंजाइम होगा उसे डीएनए को स्मॉल सिंगल सेगमेंट्स में कट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जो डीएनए का एक सीक्वेंस होगा, मतलब कुछ पार्ट हमारा डीएनए का क्या होगा, हमारी सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। वन स्ट्रैंड ऑफ दिस डिग्रेडेड इज अ सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफर इनटू द सेल्स। मतलब एक जो इसे हमने सबसे पहले तो जो हमारा एंडोजीनियस था इसे कट करेगा, लेकिन क्या हुआ, एक पार्ट हमारा सेल्स का जो सेल्स थी, जो डीएनए था, वो हमारे सेल्स में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद क्या करेगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होगा, ये हमारी जो इस क्रोमोसोम लेग जेड की मशीनरी है, या जो हमारा डीएनए का क्रोमोसोम्स है, या जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स का जो क्रोमोसोम्स है, उस पे जाके बाइंड कर जाएगा। और बाइंड करने से क्या होगा, ये इसका जो क्रोमोसोम्स होगा उसकी मशीनरी या फिर उसके जीन्स के साथ आपस में कंबाइन कर जाएगा। और जब ये कंबाइन कर जाएगा तो क्या होगा, द स्ट्रैंड अलाइन विद द होमोलॉगस, मतलब जो हमने बाहर से हमारा जो लेग प्लस जीन था, जो लेग माइनस जीन था, वो सिमिलर सीक्वेंस की वजह से ये आपस में कंबाइंड हो गए। और कंबाइन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक हेट्रोडोप्लेक्स फॉर्मेशन होगी। और हेट्रोडोप्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, अब ये जो सेल्स हमें मिली वो हमारी ट्रांसफॉर्म सेल्स है। ट्रांसफॉर्म सेल्स क्यों है, क्योंकि जो हमारा बाहर का लेग प्लस जो जीन था वो हमारी सेल्स में ट्रांसफर हो चुका है। ये प्रोसेस हमारी नेचुरली होती है। वैसे ही इसका सेम एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया है जो क्या है, हमारा पैथोजेनिक है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जब ह्यूमन सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, अपना जो डीएनए होता है वो ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। जब वो ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफर कर देता है तो वो क्या करता है, जो ह्यूमन सेल्स के डीएनए होते हैं उससे जाके वो कंबाइंड कर जाता है। उससे कंबाइन करने के बाद क्या होता है, जब डीएनए जो हमारा ह्यूमन सेल्स का डीएनए या फिर कोई बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए जब वो अपना रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस करता है, तो जो हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी आपस में अपना रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो क्या होगी, फिर वो जो प्रोटीन होगी वो हमें डिजीज कॉज करेगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, कि आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमारी बेसिकली लैब्स में परफॉर्म की जाती है। लैब्स में परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें एक व्हीकल की जरूरत होती है, वो हमारा होता है वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या करेगा, एक हम जिस जीन का हमें ट्रांसफॉर्म कराना होता है, जिस जीन्स को हम जानते हैं कि वो आगे जाके अपना रेप्लिकेट करे या जो अपनी प्रॉपर्टीज बनाए या प्रोटीन सिंथेसिस करे, हम उस टारगेट जीन को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आइसोलेट कर लेते हैं। ये है हमारा टारगेट जीन और ये है हमारा वेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से कट कराएंगे। जब हम इसे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से कट कराएंगे तो हमें स्टिकी एंड मिलेंगे। स्टिकी एंड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन दोनों को आपस में कंबाइंड करा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे कंबाइंड हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेल्स को एक होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ये है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सीक्वेंस, जिसे हमने प्लाज्मिड, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, हमने उसको क्या किया, उसे अपना होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे हमारा डीएनए जो हमारा होस्ट सेल का क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, वैसे वैसे हमारा जो क्रोमोसोम्स है या फिर जो वेक्टर है जो हमने बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर किया है, वो भी अपनी रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और अपनी ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो ये हमारी प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोनेंट सेल्स। केमिकल कंपोनेंट सेल से हम कैसे डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लाज्मिड होता है जिसमें हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, हम उसे कैल्शियम क्लोराइड के सैंपल से ट्रीट कराते हैं। और जब हम इसे कैल्शियम क्लोराइड के सैंपल्स में ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसमें हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आपस में इंजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा हीट शॉक प्रोसेस। हीट शॉक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उसे हीट शॉक देने की वजह से क्या होता है, उसमें पोर जनरेट होते हैं। पोर जनरेट होने की वजह से जो हमारा डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेल से आपस में रिकॉम्बिनेंट हो जाता है या फिर इंजेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम अपनी जो वेक्टर्स होते हैं या फिर उसे अपनी जो जीन्स, अपना जो डीएनए है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स हुआ, माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स हुआ, इसके अलावा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड्स हुए। ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डीएनए को वेक्टर्स के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की, ऐसे हमारी सेल्स ट्रांसफॉर्म, ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स आपस के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देते हैं कंजुगेशंस, कि कंजुगेशंस क्या है। Conjugation is a process by which an bacterium transfer genetic material to another through a direct contact. During the conjugation, one bacterium serves as a donor of genetic material and the other serves as a recipient. The donor bacterium carries the DNA called the fertility factor. अब देखिए क्या है, जो कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन में क्या है, कंजुगेशन में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बीच में फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। वहां जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी वहां पे फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते। जो हमारी कंजुगेशन की प्रोसेस है वहां पे जो डीएनए है वो आपस में फिजिकली कांटेक्ट्स में आते हैं, और जब वो फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उनका आपस में एक्सचेंज होता है। वो एक्सचेंज कैसे होता है, उसमें दो सेल्स होती है। इसमें एक जो सेल्स होती है वो होती है डोनर, एक होती है रेसिपिएंट। मतलब डोनर वो जो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगी वो होगी हमारी डोनर सेल, और जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करेगी वो हमारी होगी रेसिपिएंट सेल्स। और जो डीएनए है हमारा, उसमें हमारा एक फर्टिलिटी फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है वो हमारे होते हैं F पॉजिटिव, और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है वो हमारे होते हैं F नेगेटिव।
अब हम देखते हैं कि कैसे कंजुगेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। ये है हमारी डोनर सेल, ये है हमारी डोनर सेल, ये है हमारी रेसिपिएंट सेल्स। इन दोनों के बीच में इसमें हमारा फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, इसमें हमारा फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इस सेल्स को कहेंगे F पॉजिटिव सेल्स, इसे कहेंगे F नेगेटिव सेल्स। अब क्या होगा, जो हमारी डोनर सेल्स होंगी और जो हमारी रेसिपिएंट सेल्स होगी, उन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज लाइक फॉर्मेशंस, ये देखिए एक ब्रिज लाइक फॉर्मेशंस बनी हमारी, इसे हम कहते हैं पीलस। मतलब ये जो ब्रिज लाइक फॉर्मेशन होती है या फिर जहां पे दोनों क्रोमोसोम, दोनों बैक्टीरियल सेल्स आपस में एक दूसरे को कंजॉइंट करते हैं या फिर कंबाइंड होते हैं, उसे हम कहते हैं पीलस। इसमें क्या है, जो इस पीलस से दोनों ही डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल्स आपस में कंबाइंड होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं। कांटेक्ट में आने की वजह से देखिए इसमें एक गैप बनता है। फिर क्या होता है, जो हमारी रेसिपिएंट सेल्स की जो एफ फैक्टर होता है उसका एक पार्ट हमारा जाके, जो हमारा एक पार्ट है वो हमारा एफ नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाता है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करता है, ये इसकी मशीनरी को यूज करके आपस में अपना रेप्लिकेशन करता है और हमारा डबल हेलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा इसका सिंगल पार्ट ट्रांसफर हुआ, लेकिन रिकॉम्बिनेशन करने के बाद क्या होगा, ये अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे एक क्रोमोसोम मतलब बैक्टीरिया अपना इस तरीके से बैक्टीरिया ने अपने जो जेनेटिकल मटेरियल है उसे दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। और अब जब हमारा F प्लस सेल मतलब F जिस सेल्स में फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, जब उन दोनों को बीच में हम आपस में कंबाइन कराते हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट सेल्स मिलती हैं ऑफस्प्रिंग्स की, वो दोनों ही F फैक्टर मतलब F प्लस सेल्स होती हैं। क्योंकि दोनों में ही हमारा जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा होता है कंजुगेशन। इसके अलावा हमारी कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं, जब हमारा F प्लस सेल्स और F नेगेटिव सेल्स आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स जाता है वो इंडिपेंडेंटली जाके अपनी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है। और जो हमारा जो होस्ट का डीएनए जीनोम सीक्वेंस होता है वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोसेस परफॉर्म करता है। मतलब ये आपस में एक दूसरे के बीच में कंजॉइंट नहीं होते हैं, ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपनी ही प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा होता है एचएफआर। एचएफआर क्या है, एक हमारा इसी में होता है एचएफआर कंजुगेशन। एचएफआर कंजुगेशन क्या है हमारा, एचएफआर कंजुगेशन में क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे जो हमारी फर्टिलिटी सेल्स है हमारी F पॉजिटिव सेल्स, ये हमारी एचएफआर सेल्स क्या होती हैं। अब हम देखते हैं एचएफआर सेल्स की। एचएफआर सेल्स क्या होती हैं, एचएफआर सेल्स की फुल फॉर्म होती है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशंस। ये मतलब वो सेल्स जिनमें हाई लेवल होता है किसका, रिकॉम्बिनेशंस का, वो हमारी सेल्स होती हैं एचएफआर सेल्स। एचएफआर सेल्स में क्या होता है, जो भी हमारा डोनर का सीक्वेंस डीएनए मटेरियल होगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, वो हमारी एचएफआर सेल्स के क्रोमोसोम्स में जाके इम्बेड हो जाएगी। जब भी डोनर, जो हमारी डोनर सेल्स होती है वो, और जो हमारी रिसिपेंट सेल्स होती है वो, ये है हमारी डोनर सेल, ये है हमारी रेसिपेंट सेल्स। इसका क्रोमोसोम हमारा ये है स्टेप, ये इसका जेनेटिक मटेरियल और ये है इसका एफ फैक्टर, वही है हमारा ये क्रोमोसोम्स भी है। इन दोनों के बीच में हुआ रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, एफ फैक्टर था वो हमारे इस क्रोमोसोम्स में, मतलब जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स था ओरिजिनल, उसमें जाके अगर एम्बेड हो गया, तब जब ये जो सेल होगी वो हमारी कहलाएगी एचएफआर सेल। एचएफआर सेल क्यों कहलाई, क्योंकि इसमें जो हमारा डोनर सेल्स का डीएनए था वो उसमें जाके एम्बेड हो गया है, मतलब इससे जाके कंबाइंड हो गया है, तो ये हमारी कहलाती है एचएफआर सेल्स। देखिए ये थी हमारी एचएफआर सेल्स। इसमें क्या हुआ, जो है सेम प्रोसेस हुई,
इसका जो क्रोमोसोम एफ फैक्टर था, जो एचएफआर सेल से आपस में कंबाइन किया, फिर इन दोनों में आपस में क्या बनाया, ये हमारी थी एक एचएफआर सेल से, ये हमारी एच निगेटिव सेल्स, मतलब इस पे एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, एफ फर्टिलिटी फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इन दो इसका एक क्रोमोसोम जाके इसमें जाके आपस में कंबाइंड हो गया, मतलब जो उसका एक क्रोमोसोम्स था, मतलब जो हमारी एचएफआर था उसका एक स्टैंड, जो हमारा एक डीएनए का सीक्वेंस था, वो जाके हमारे डोनर सेल में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हुआ किसका, क्या, एक स्टैंड। फिर क्या हुआ, इसका जो एक स्टैंड ट्रांसफर हुआ, इसमें आपस में रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद इसने अपना डबल स्टैंडर्ड में फॉर्मेशन कर ली, और डबल स्टैंडर्ड में फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या किया, इसके जो हमारा रेसिपिएंट सेल था, जो हमारा रेसिपिएंट क्रोमोसोम्स था, उसमें जाके इम्बेड हो गया। तो अब जब इस टाइप का रिकॉम्बिनेशन होता है या इस टाइप का कंजुगेशन होता है, तो वो हमारा कहलाता है एचएफआर। ये हमारा होता है सेकेंड टाइप का कंजुगेशन। इसमें क्या है, इसमें हम एचएफआर सेल्स का यूज करते हैं। एचएफआर सेल्स में जो हमारा फर्टिलिटी फैक्टर होता है, वो हमारे वो जो हमारा एचएफआर में क्या है, जो हमारा फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो क्रोमोसोम्स में पहले से ही इम्बेडेड होता है। फिर उसमें नेक्स्ट पीलस की फॉर्मेशन होती है। फिर सेम प्रोसेस होने के बाद इसमें जो प्रोसेस होने के बाद जो हम एचएफआर सेल का और एच निगेटिव सेल्स का जब रिकॉम्बिनेशन हम कराते हैं या उसमें जब कंजुगेशन की प्रोसेस कराते हैं, तो उसमें जो लास्ट में हमें सेल्स मिलती हैं वो हमें एच निगेटिव सेल्स ही मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें फर्टिलिटी फैक्टर क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हमारे डोनर सेल्स का जो क्रोमोसोम्स होता है वो हमारे ओरिजिनल सेल्स के क्रोमोसोम्स में जाके कंबाइंड हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं कंजुगेशन की प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। ट्रांसडक्शन इज द मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ वन बैक्टीरियल इंफॉर्मेशन टू थ्रू द वायरस। जब वायरस के तरीके से जब वायरस से कोई इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया में ट्रांसफर की जाती है, तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हमारा होता है स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम लैक्टिक साइकिल भी कहते हैं। जो हमारा स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम लाइसोजेनिक साइकिल भी कहते हैं। ये है हमारा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसी बैक्टीरियोफेज का हम यूज करेंगे अपने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो देखिए इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है इसका हेड, दूसरा पार्ट हमारा होता है कोलर, और तीसरा पार्ट होता है हमारा हेलिकल सीट, और फिर इसमें ये होती है हमारी टेल्स। तो जो उसका जो पहला वाला कोडेड पार्ट होता है उसमें हमारा ये प्रेजेंट है डीएनए, और इसका ये कोड है, इसका कैप्सिड होता है। यहाँ पे इसका कॉलर होता है, कॉलर में हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये हमारा कॉलर होता है। उसके बाद ये सीड्स होती हैं, ये उसकी होती हैं टेल्स, और इन्हीं टेल्स की वजह से ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बैक्टीरियल सेल्स पे जाके कंबाइंड होता है, ये जाके अटैच होता है। तो ये है हमारा बैक्टीरियोफेज। अब ये कैसे प्रोसेस परफॉर्म करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की। जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, देखिए ये हमारा बैक्टीरियोफेज था। इस बैक्टीरियोफेज ने अपनी जो टेल्स थी उससे, अब ये था हमारा बैक्टीरियोफेज, अपनी टेल से जाके ये बैक्टीरियल सेल्स पे अटैच हो गया। अटैच करने के बाद इसने क्या किया, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस बैक्टीरियल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये बैक्टीरिया, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसका क्रोमोसोम है। अब ये क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे को, ये इसकी जो मशीनरी होगी उसको यूज करके क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करने के बाद ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस ये रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट के बाद ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसक्रिप्ट के बाद ये प्रोटीन को कोड करेगा, और ये प्रोटीन को कोड करेगा, उन प्रोटीन को कोड करेगा जो इसको कैप्सिड बनाएंगी, जो इसका कॉलर पार्ट बनाएंगी। फिर क्या होगा, ये जो प्रोटीन है इसने अपने आपस में नंबर को इंक्रीज करने के लिए अपनी कैप्सिड बनाया, कोड बनाया, उसके बाद एक पूरा फुल वायरस में कन्वर्ट हो गया।
और जो इसका बैक्टीरियल का जो डोनर का जो बैक्टीरियल सेल्स था वो उसने जो क्रोमोसोम्स था उसे इसने डिग्रेडेट कर दिया। अब फिर क्या किया, ये बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे एक सेल्स में होंगे, एक सेल्स में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, फिर जो बैक्टीरियल सेल्स होगी वो बस्ट हो जाएगी, और जब वो बैक्टीरियल सेल्स बस्ट होगी तो देखिए बहुत सारे क्रोमोसोम्स, ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हमारे बन जाएंगे, किसमें, उस सेल्स में। और फिर ये जो बहुत सारे बैक्टीरियो सेल्स बन जाएंगे तो ये जाके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को फिर से जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब फिर से जाके और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, फिर और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, फिर सेम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, फिर सेम प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद फिर से अपनी कॉपी को अपनी कॉपी बनाएंगे, फिर से सेल बस्ट होगी, फिर से अगेन बहुत सारे क्रोमोसोम्स, फिर से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, और इस तरीके से जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और अपने नंबर को इनहेंस करते हैं। ये होता है हमारा जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन, और इसे हम लाइटिक साइकिल्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, सेम हमारा बैक्टीरियोफेज आया, वो बैक्टीरियल सेल से इनफेक्ट बैक्टीरियल सेल से उसने जाके इंजेक्ट किया, अगेन इसने जाके अपनी बैक्टीरियल सेल्स पे इंजेक्ट किया, फिर जाके अपनी टेल से अटैच हुआ, इसने फिर से अपना क्रोमोसोम्स था वो बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर किया। लेकिन अब क्या होगा, जो बैक्टीरियो सेल्स होगा, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होगा वो क्रोमोसोम, मतलब जो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है उससे जाके कंबाइन कर जाएगा, और फिर जब ये कंबाइन कर जाएगा तो ये फिर से जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल आपस में, जैसे जैसे बैक्टीरिया का खुद का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, वैसे वैसे जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है क्रोमोसोम से वो भी डिवाइड करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा और अपने नंबर को इनहेंस करेगा। फिर अगेन वो कैप्सिड बनाएगा, कॉलर बनाएगा, फिर नया क्रोमोसोम, नया हमारा बैक्टीरियोफेज बन जाएगा, फिर से इनकी जो नंबर होगा बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, फिर ये सेल्स बस्ट कर जाएगी, बस्ट करने के बाद अगेन ये दूसरी सेल्स को जाकर इफेक्ट करेगा, फिर अगेन ये सेम प्रोसेस परफॉर्म करेगा दूसरी सेल्स के साथ। तो इस तरीके से ये जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती रहती है, और इसे हम लाइसोजेनिक साइकिल्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल मतलब और लाइटिक साइकिल में क्या डिफरेंट होता है। तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो इंडिपेंडेंटली ही जाके अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करता है, रेप्लिकेट करता है, और क्रोमोसोम्स में इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो क्रोमोसोम होता है ये इंडिपेंडेंटली ही जाके अपनी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्रोटीन से कोड करता है, ये जो बैक्टीरियल का। और लेकिन जहीं स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। फिर जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जब ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो जब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर होता है तो ये जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसे डिग्रेडेट कर देता है। वही जब स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। वही नेक्स्ट इसमें फिर से पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद सेल बस्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की, तो स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में जब बैक्टीरियल सेल्स अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन बैक्टीरियल्स में ट्रांसफर करता है तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोम्स में जाके खुद ही कंबाइंड हो जाता है, उसे डिग्रेडेट नहीं करता है। वही लाइटिक साइकिल में डिग्रेडेट कर रहा था। फिर अगेन जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट करता है वैसे बैक्टीरियल का सेल भी क्रोमोसोम करता है, अपने नंबर को इनहेंस करता है, अपने लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन को कोड करता है, रिक्वायर्ड प्रोटीन को कोड करने के बाद अगेन ये बस उसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद अगेन सेल बस्ट हो जाती है और अगेन ये डिफरेंट सेल्स को जाके इन्फेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा जनरलाइज और स्पेसलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ग्रिफिथ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 में एक ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक बैक्टीरियल स्ट्रेन ली थी। वो बैक्टीरियल स्ट्रेन थी हमारी स्ट्रेप्टोकोकस की। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वायरस बैक्टीरिया लिया
या फिर उन्होंने डिप्लोकोकस भी हम कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, उसकी दो जो हमारा बैक्टीरियल सेल थी, जो स्ट्रेप्टोकोकस था, उसकी दो स्ट्रेन ली, एक हमारे लिए रफ स्ट्रेन, एक हमारे लिए स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन क्या थी? रफ स्ट्रेन वो थी जिसमें हमारी जो कोड, जिसमें बैक्टीरियल कोड प्रेजेंट नहीं थी, मतलब जो नॉन वायलेंट थी, मतलब जो डिजीज कॉजिंग नहीं थी। और एक उन्होंने ली एस स्ट्रेन क्या थी? वो स्मूथ स्ट्रेन थी, जो पैथोजेनिक थी, जो वायलेंट थी, जो डिजीज कॉज कर रही थी। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दोनों स्ट्रेन ली। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो रफ स्ट्रेन थी, जो हमारी बैक्टीरियल की रफ स्ट्रेन थी, उसको उन्होंने लिया, उसे अपना बैक्टीरियल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, मतलब इसके अलावा उन्होंने माउस भी लिए थे, माइस भी लिए थे। फिर उन्होंने क्या किया, जो रफ स्ट्रेन, जो हमारी आर स्ट्रेन थी, उसे माउस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो माउस थे वो अलाइव थे, मतलब जिंदा थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक एस स्ट्रेन ली, जो हमारी वायलेंट थी। जब उसे माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या उन्होंने देखा कि जो माउस था वो डाइड हो गई, मतलब मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने एस स्ट्रेन ली, पर अब उसे क्या किया, हीट ट्रीट कर दिया। हीट ट्रीट करने की वजह से क्या होगा, ये आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है ये नॉन वायलेंट हो जाएगी। फिर जब इसे माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तब भी जो हमारा माउस था वो अलाइव था, मतलब जिंदा था। फिर उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों को ही ले लिया और दोनों को ही हीट ट्रीट कराया। हीट ट्रीट कराने के बाद फिर उसे माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा, जो माउस था वो डाइड हो गया, मतलब मर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ था जो आर स्ट्रेन ने ऑब्टेन कर लिया, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल था किसका, ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, और जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कि ऐसा कोई पैथोजेनिक मटेरियल है जो हमारा एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, और जो आर स्ट्रेन जो नॉन म्यूटेंट थी या फिर जो हमारी नॉन पैथोजेनिक थी, वो पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गई, और जो हमारा माउस था वो मर गया। ये एक्सपेरिमेंट था किसका, हमारा ग्रिफिथ का। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हमारा परफॉर्म किया गया था, टी.एफ. रीज थे, उन्होंने अपने कलीग्स की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड था। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने प्रोसेस परफॉर्म की थी। उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो किसकी वजह से हुआ है, मतलब जो माउस था वो किस वजह से डाइट हुआ है, वो उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, एक हमारा सेल ली, मतलब उन्होंने एक आर टाइप की सेल ली। इसमें उन्होंने क्या किया, एक आर, पहले तो उन्होंने सिर्फ एल मतलब उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अपना जो हमारा आर स्ट्रेन थी वो भी ली, जो एस स्ट्रेन थी उसे भी लिया, और उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसे ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने पहले जो सेल्स थी, मतलब जो पहले उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम यूज किया, मतलब पहले उन्होंने एक बैक्टीरियल की जो सेल्स थी उसमें क्या, उन्होंने आर स्ट्रेन भी ली और एस स्ट्रेन भी ली, और उसे ट्रीट कराया प्रोटीनेज से। जब उन्होंने प्रोटीनेज से ट्रीट कराया तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला। फिर उन्होंने सेम स्ट्रेन दोबारा से ली, और दोबारा से फिर उन्होंने आरएनए से उसे ट्रीट कराया। जब उन्हें आरएनए से ट्रीट कराया तब भी उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन मिला, लेकिन उन्होंने फिर डीएनए से ट्रीट कराया तो क्या हुआ, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला, इसका मतलब क्या था, इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफर हुआ है वो हमारा डीएनए का पार्ट है। मतलब जो ग्रिफिथ्स ने बताया था, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो हमारा इस बैक्टीरियल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंक्लूड किया कि वो जो ट्रांसफर हुआ है वो ना सेल लाइसेट है, ना प्रोटीनेज, ना उसका प्रोटीन पार्ट है, ना उसका आरएनए का पार्ट है, वो उसका डीएनए का पार्ट है। कि मतलब कि जो हमारी आर स्ट्रेन थी और जो हमारी एस स्ट्रेन थी, मतलब जो आर स्ट्रेन थी, जो हमारी एस स्ट्रेन थी, तो जो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया,
और उस आर स्ट्रेन में डीएनए ट्रांसफॉर्म होने की वजह से आर स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हुई और वो नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की वजह से जो माउस था वो डाई हो गई उसकी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ था वो हमारा डीएनए था। इसके अलावा हमारा एक मतलब हमारे मतलब जो अल्फ्रेड हार्चिस और चेजेस थे, उन्होंने लास्ट में अपना एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो ट्रांसफर होता है बैक्टीरियल सेल से, जो बैक्टीरियोफेज से जो ट्रांसफर हुआ है वो हमारा एग्जैक्ट डीएनए ही है। वहां इस एक्सपेरिमेंट से ये बात कंक्लूड की गई थी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है, ना कि आरएनए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो डिफरेंट एंजाइम्स, दो डिफरेंट बैक्टीरियाज ली, दो डिफरेंट बैक्टीरिया सेल्स ली और दो डिफरेंट बैक्टीरियोफेज लिया। उन्होंने क्या किया, एक को उन्होंने एस मतलब सरफेस से एक को उन्होंने सल्फर से रेडियो लेवल कर दिया, एक को उन्होंने किससे लेवल कर दिया, फॉस्फेट से। जब उन्होंने एक को सल्फर से रेडियो लेबल किया, एक को फॉस्फेट से रेडियो लेबल किया, तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है वो उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तो क्या है हमारी, ये है मतलब जो ग्रे कलर का है वो तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोटीन को कोड किया है। तो जो हमारा कैप्सिड है, जो हमारी टेल्स हैं, वो तो उसकी प्रोटीन की बनी हुई है। तो जो हमारी ये सारी चीजें थी वो हमारी प्रोटीन से कोड हो गई। वही जो जेनेटिक मटेरियल था वो हमारा फॉस्फेट से कोड हो गया। फिर क्या हुआ, जो हमारे जो फॉस्फेट से कोडेड पार्ट था वो हमारा जीन में बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ। फिर उसकी आगे ट्रांसफॉर्मेशन, आगे रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेट होने के बाद उसने फिर से पैकेजिंग की, सेम प्रोसेस परफॉर्म हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि जो पार्ट बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है वो उसका प्रोटीन नहीं, वो उसका डीएनए का पार्ट है। और उसी डीएनए की पार्ट की वजह से ही ये जो डीएनए है उसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है, वो आगे अपनी प्रोसेस को परफॉर्म कर पा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपस से लिंकअप है और तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में कि प्लाज्मिड क्या होता है। अब प्लाज्मिड इज अ स्मॉल ओपन सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है जो बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड आर सेपरेट फ्रॉम अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट ऑफ इट। जो प्लाज्मिड होता है वो क्रोमोसोम से एकदम डिफरेंट होता है और वो इंडिपेंडेंटली ही रेप्लिकेट कर सकता है। इस पे अपना खुद का ओआरआई प्रेजेंट होता है, अपने खुद के रेप्लिकेशन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सब कुछ खुद से अपना प्रेजेंट होता है और इंडिपेंडेंटली ही खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद है दे जनरली कैरी ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ, जो प्लाज्मिड होते हैं ये बहुत छोटे ही स्मॉल सेट ऑफ जीन्स को ही कोड कर सकते हैं और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मिड होते हैं वो हमारे कई टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, यीस्ट प्लाज्मिड, इसके अलावा वायरल प्लाज्मिड। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे प्लाज्मिड्स के। ये हमारे प्लाज्मिड्स की स्ट्रक्चर, ये इसकी एंटीजन रेजिस्टेंट जीन्स इसमें प्रेजेंट है, इसका ओआरआई है, यहाँ से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करेगा। इसमें सिलेक्टिव मार्कर्स प्रेजेंट है, ये प्रमोटर प्रेजेंट है, ये रिस्ट्रिक्टिव साइट प्रेजेंट है जहाँ पे हम अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी प्लाज्मिड की जो प्लाज्मिड में होती हैं और ये हमारा होता है प्लाज्मिड। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में जाना कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में कैसे परफॉर्म किया जाता है। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.